आज मैं आपको बताने जा रहा हूं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मेरी जर्नी का टाइटल है सक्सेस बाय चांस, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं केवल 12th पास हूं और 12th पास के लिए आज के टाइम में कोई जगह नहीं है इस मार्केट में। तो मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की, जब मैंने अपनी आँख खोली, मैं 8 साल का था। मैंने अपना घर देखा तो हम लोग एक कमरे के रूम में रहते थे। वही हमारा रूम, हमारा बेडरूम, वही ड्राइंग रूम, वही हमारी किचन और वही हमारा स्टडी रूम। और बारिश के दिनों में जब बारिश आती थी तो हम लोग छोटे छोटे बर्तन लेके नीचे खड़े हो जाते थे कि कहीं हमारा बेड ना गीला हो जाए, हमारी किचन ना गीली हो जाए। तो 8 साल की एज में मैंने ये सब देखा और मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्यों सबके पास बहुत कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि ना उस टाइम गूगल था, ना मेरे चाचा, ना मामा। मुझे किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। और लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि आपके फादर मदर ने बहुत मेहनत की है, अब आप पढ़ लिख कर ही कुछ कर सकते हो। तो मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे, मैंने उनको देखा वो गाड़ियों में आते थे, उनके पास बड़े बड़े घर थे। बस धीरे धीरे चलता रहा और मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर गई कि जो भी दुनिया में सब चीज़ें हैं ना, गाड़ी, बंगला, कार, ये मुझे चाहिए। और ये जो दिमाग में मेरे बैठ गई वो चीज़, उसके आगे दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम मेरे आगे प्रॉब्लम नहीं थी। और तब से मेरा माइंड एनालिटिकल हो गया। व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, कब, कहाँ, ये क्या होता है। और मैंने धीरे धीरे खुद ही जर्नी अपनी स्टार्ट की। मैं न्यूज़पेपर लेता, एवरी सैटरडे संडे सारे न्यूज़पेपर पढ़ता, इंग्लिश, हिंदी, इवन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आती थी उस टाइम। तो देखते देखते कुछ आइडियाज़ लगे और फिर मैंने 12th के बाद सिटी बैंक का काम किया। सिटी बैंक में डोर टू डोर मार्केटिंग। तो सिटी बैंक की डोर टू डोर मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाती। इतनी पावरफुल मार्केटिंग है। जो प्रैक्टिकल मार्केटिंग होती है ना, वो थ्योरी मार्केटिंग से बहुत अच्छी होती है। वहाँ हमें सिखाया गया कि आपको डेली 100 लोगों से मिलना है। 100 लोगों से मिलना है। वहाँ हमें रिजेक्शन भी मिलती थी। कुछ लोग सिटी बैंक के नाम से हमें दुत्कार देते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे, गाली भी देते थे। बट हमें सिखाया गया था रिजेक्शन इज़ नॉट ए फेल्यूर, रिजेक्शन इज़ ए प्रोसेस। और धीरे धीरे करते करते सिटी बैंक में 30 लोगों का हमारा ग्रुप था और मैंने मार्केटिंग करते करते आई एम द टॉप ऑफ 1। मैंने अपने ग्रुप में टॉप किया। फिर वही क्वेश्चन, क्या इससे मैं गाड़ी, बंगला, कार ले सकता हूँ? नहीं। फिर मैंने अपना बिजनेस करने की सोची और मैंने जेमस्टोन इंडस्ट्री में कदम रखा। जेमस्टोन इंडस्ट्री में सेम वही मार्केटिंग सिटी बैंक की, डोर टू डोर जाना और ज्वेलर से मिलना। और ऐसे ही एक ज्वेलर्स मुझे मिले और उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ का ऑर्डर दिया जो इम्पॉसिबल थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे साइज़ चाहिए, यानी कि मिलीमीटर साइज़। उस टाइम जो जेमस्टोन की मार्केट थी तिरुचिरापल्ली हुआ करती थी। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, 7 आवर्स बाय बस। तो मरता क्या ना करता, वही पोजीशन थी कि मुझे काम तो करना था। मैं तिरुचिरापल्ली आया और मैंने 3 दिन कड़ी मेहनत के बाद देखा कि मुझे कोई साइज़ देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मैंने उनसे ऐसा कुछ मांग लिया कि जैसे कोई अंतरिक्ष से पत्थर लाया हो और वो मैं मांग रहा हूँ उनसे, ऐसी अनोखी चीज़ मांग ली। मैं आपको बताऊँ छलनी होती क्या है। एक साइज़ होता है जो +4 -6, उसको छलनी बोलते हैं। उसमें छलनी लगाते हैं तो साइजेस निकलते हैं अलग। +4 में होता है 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। तो मेरे पास ऑर्डर था 1.4 एंड 1.7। तो मुझे उस में से एक पर्टिकुलर साइज़ चाहिए था जो कोई मुझे देने के लिए तैयार नहीं था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं क्विट कर देता
और फिर वापस जाके मैं सिटी बैंक की जॉब कर लेता। बट मैंने क्विट नहीं किया। मैंने वहीं तिरुचिरापल्ली में रुक कर, मुझे मालूम था यहाँ 1500 दुकानें हैं, मैंने अगले 3 दिन में 1500 दुकानें सारी सर्च कर दी। जहाँ से मुझे जो मिला मैं लेता गया। और एक थ्योरी होती है मार्केटिंग करते वक्त, मे बी समवन वेटिंग फॉर यू। जब सिटी बैंक में हम काम करते थे ना, तो हमें रिजेक्शन भी मिलती थी, और वहाँ से ये भी होता था कि कोई कहता था, अरे अरे आओ आओ, अरे सर प्लीज़, मैं सर आपका कार्ड बनाया, अरे हाँ हाँ बताओ, मेरी वाइफ का भी बना दो, मेरा भी बना दो। तो समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। तो जब भी आप लोग भी अगर मार्केटिंग करें तो रिजेक्शन से घबराना नहीं है, समवन वेटिंग फॉर यू। तो इसी थीम पे मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया, और मैं वो लेके दिल्ली में ज्वेलर्स को मैंने दिया। और ज्वेलर्स इतना खुश हुआ, क्योंकि उसने एक तुक्का मारा था कि बच्चा नया है, मैं ट्राई मारता हूँ ये मुझे ये साइज़ देता है कि नहीं। बट मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने उसको लाके दे दिया। और लाइफ में मैंने पहली बार 2 लाख रुपए इकट्ठे देखे। वो एक ट्रे में मेरे पास 2 लाख रुपए लेके आया, मैंने आज तक नहीं देखे थे, मैंने न्यूज़पेपर में ही देखे थे। वो एक ऐसी अचीवमेंट थी। मैंने उस टाइम पैसा नहीं कमाया, मैंने कॉन्फिडेंस कमाया। अब मुझे मेरी लाइफ का मिशन मिल गया कि मुझे जेमस्टोन इंडस्ट्री में ही काम करना है। और उसी थीम पे दिल्ली में चांदनी चौक और करोल बाग में मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की। डोर टू डोर गया, सेम वही प्रॉब्लम कहीं रिजेक्शन मिल रही है, कहीं एक्सेप्टेंस मिल रही है, कोई सैम्पल ऑर्डर मिल रहा है। करते करते मेरे को एक ज्वेलर्स ऐसा मिला जो कह रहा था कि मेरे को मेरे जेमस्टोन के लिए एक सप्लायर चाहिए, एक अथेंटिकेट सप्लायर। तो उस ज्वेलर्स ने मेरे को ऑफ़र किया कि मुझे एक ऐसा वेंडर चाहिए जो मेरे सारे जेमस्टोन का काम संभाले, क्योंकि उसकी शॉप पे बायर्स भी आते थे और कारीगर भी आते थे माल डिपॉजिट करने के लिए और मेटल लेने के लिए। तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते थे। तो उसने ऑफ़र किया। ऑफ़र क्या किया, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन 3 वेंडर थे, उसमें से मैं एक था। तो उन तीनों वेंडर में से उसने तीनों को परखा, और उसने मेरे पे एक गेम खेली मेरे साथ। मेरे को एक बार उसने पेमेंट दी और मुझे 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए, और अपने अकाउंट में नहीं चढ़ाए। और मुझे बोला, रवि तू अपना अकाउंट लेके आइए, अकाउंट चेक करना है। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था कि कभी भी गलत काम नहीं करना। तो वो 50,000 मैंने उसके अकाउंट में चढ़ा दिए, और मैंने कहा सर मेरे पास 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हुए हैं। तो उसका वर्ड जो था वो आप सुनना। वो कहता है, मैं महीने का 100 किलो गोल्ड ट्रांजैक्शन करता हूँ, मेरे पास 6 लोगों की अकाउंटेंट टीम बैठी है, तेरे को क्या हम पागल लगते हैं? ये तू क्या बोल रहा है, मैंने तेरे को 50,000 रुपये फालतू दे दिए हैं? मैंने कहा सर मैं ये नहीं कह रहा आपने कम दिए हैं, आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। कह रहा है ये हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ ना मैं 6 के 6 अकाउंटेंट को निकाल दूंगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। उसने अकाउंट्स चेक किया और बिना एंट्री के मुझे 50,000 रुपये दिए थे। वो मेरी आइडेंटिटी बन गई, वो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बन गया। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप लोग अपना करेक्टर सर्टिफिकेट खुद लिखो। आपको भी जज किया जाएगा, परखा जाएगा, आपको उस पर खरा उतरना है अगर आपको सक्सेस होना है तो उन 3 वेंडर में से उसने मुझे ये परखा, और मैं उसके परखने पे खरा उतरा। उसके बाद उसने मेरे को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसने अपने सारे जेमस्टोन मुझे दे दिए और सारे कारीगर मुझे दे दिए, और कहा रवि जाओ और इनको माल दे, और ऐसे ऐसे हम 15 दिन में 1 महीने में हिसाब करेंगे। ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैंने वो हासिल किया जो मैं चाहता था। अब क्या था, मेरी शॉप पे लाइन लगने शुरू हो गई। मैं सुबह जाता और मेरी दुकान के बाद कारीगरों की लाइन लगी होती, और वो आपस में बंगाली में बात कर रहे होते थे कि पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ। अब मैंने अपनी दुकान ली, मैंने अपना घर लिया, मैंने अपनी गाड़ी ली। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया जो मैंने छोटे होते देखा था कि इस दुनिया में सबके पास सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं। तो वो मेरे सारे सपने उस टाइम पूरे हो गए। तो आप भी अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो डरना मत,
हर इंसान के अंदर डायमंड छुपा हुआ है, उसको परखने वाला चाहिए। मेरे अंदर वो डायमंड था, मेरे को वो परखने वाला मिल गया। तो मेरी जर्नी यहाँ से ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद मेरी नेटवर्किंग बढ़ती गई। वो जो कारीगर थे, उनके कारीगर और उनके कारीगर, धीरे धीरे ज्वेलर्स में इतनी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि बड़े बड़े ज्वेलर्स मेरे कांटेक्ट में आने लगे। मुझे अपनी पार्टीज़ में इनवाइट करने लगे और मुझे इंट्रोड्यूस करवाते कि ये रवि भाई हैं, इंडिया के नंबर 1 जेमस्टोन वाले, और हमें पूरा माल सप्लाई करते हैं। और ईगो हर एक में होता है। एक ने कह दिया ना, बड़े सप्लायर ने, कि हमें सप्लाई करते हैं, उसके साथ 4 लोग और जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही मेरा नेटवर्क बढ़ता गया। और उसी नेटवर्क में से मेरे को किसी ने कहा कि रवि भाई, मेरे को ना कोई ऐसा जेमस्टोन ला के दो जो मैं अपनी ज्वेलरी में लगाऊं तो मेरी ज्वेलरी यूनिक हो जाए, हमारे कंपटीशन से मैं अलग हो जाऊं और मेरी ज्वेलरी सबसे पहले बिके। तो ये मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई और मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया। अपॉर्चुनिटी कह लो या चैलेंज कह लो, क्योंकि एक ऐसा जेमस्टोन ढूंढना जो मार्केट में नहीं है, इट मीन्स एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि सैम्पलिंग की, उसको दिखाना, उसे अप्रूव करवाना, वज़न कम, वज़न ज़्यादा, ड्रिलिंग ऊपर होगी, ड्रिलिंग नीचे होगी। बट मैंने वो एक्सेप्ट किया। मैंने पहले इंडिया में ट्राई किया और फिर मैं चाइना चला गया। चाइना जाके भी चैलेंजेस कम नहीं थे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था और खाने की बहुत समस्या है वहाँ। 100% नॉन वेजिटेरियन कंट्री है और मैं वेजिटेरियन हूँ। खैर, ये सब छोटी चीज़ें हैं मेरी सक्सेस के आगे। उसका एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब मैं चाइना गया तो उस टाइम एंड्रॉयड फ़ोन तो होते नहीं थे, छोटा फ़ोन होता था। उसमें मेरे पास SMS आया हुआ था मेरे वेंडर का, चाइनीज़ वेंडर का, इंग्लिश में लिखा हुआ, सॉरी चाइनीज़ में लिखा हुआ था। एयरपोर्ट में मैंने टैक्सी वाले को दिखाया और उसने मुझे को बस स्टैंड पे छोड़ दिया। बाई चांस उस बस स्टैंड के 2 पार्ट थे, एक 2 किलोमीटर आगे, एक 2 किलोमीटर अंदर। उसने मेरे को गलत पार्ट पे छोड़ दिया। अब मैं टिकट काउंटर पे जाता हूँ तो मैंने उनको दिखाया कि आई वांट टिकट, तो कहते हैं नो। अब नो मतलब क्या बस चली गई है या बस आई नहीं या कल आएगी, मुझे नहीं पता। दे सेड नो। मैं दूसरे काउंटर पे गया, उन्होंने कहा नो। अब अनजान कंट्री है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं कॉल करता इंटरनेशनली तो 1 मिनट बात होती या 2 मिनट बात होती, और वो भी नहीं होता। तो मैंने SMS से अपने वेंडर से बात करनी स्टार्ट की। 350 रुपये मेरे मोबाइल में थे और 25 रुपये एक SMS में लग रहा था। मैं बोलता था कि मैं राइट जगह खड़ा हूँ, वो बोलता था कि मेरी बात कराओ काउंटर से। काउंटर वाले बात करने को तैयार नहीं थे। कुल मिला के 350 रुपये फिनिश हो गए और मुझे क्लू मिला कि एक और इसी नाम का बस स्टैंड कहीं 2-4 किलोमीटर आगे है। फिर मैंने टैक्सी वाले को ऐसे बोला, उसने मेरे से 200 RMB लिए 10 मिनट की जर्नी के। 200 RMB मतलब आज के हिसाब से अगर माने हम तो 2800 रुपये। मुझे पता था मुझे चीट कर रहा है, बट नो प्रॉब्लम। मैं उस बस स्टैंड पे गया और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा। चाइना जाके मैंने सैम्पलिंग की और फिर इंडिया आया। इंडिया आके मैंने अपने सप्लायर को, ज्वेलर्स को सैंपल दिखाए। वो इतना खुश हुआ उसने मुझे ऑर्डर दे दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसने मुझे एक बाउंड्री लाइन दी थी कि रवि भाई, मेरे को 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि मुझे आगे 12 रुपये सप्लाई करनी है। और उस सैम्पलिंग की कॉस्ट थी 18 रुपये पर कैरेट। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। चाइना में क्वांटिटी बेस पे प्राइस कम होते हैं, लेकिन वो भी इतने नहीं। 18 का 16 या 15 समझ सकते हैं, बट 10 रुपये देना है, इट मीन्स मुझे कम से कम 8 रुपये आना चाहिए। तो मैं फिर चाइना गया, वहाँ से फिर स्टार्ट किया मैंने। अब की बार एक मैंने चाइनीज़ ट्रांसलेटर रखी और उसके साथ मैं शॉप टू शॉप, मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर, इवन रफ शॉप में भी मैं गया। मैंने प्राइस नहीं देखे, मैंने प्रोसेस समझा कि क्या प्रोसेस है, कटिंग कैसे होती है, पॉलिशिंग कैसे होती है, 1 kg रफ में से कितने पीसेस निकलते हैं। तो मैं रात भर बैठ के उसकी गणित करता कि कैसे प्राइस 18 रुपीज़ पर कैरेट से नीचे आए। बहुत मेहनत की, करते करते प्राइस 9.5 पर कैरेट पे आ गए। लेकिन 9.5 पर कैरेट पे आने का मतलब है कि मुझे 10 रुपये सप्लाई करनी है, अभी इंपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी देंगे हम तो इट इज़ नॉट गुड। फिर मैंने उसमें से एक पॉइंट पकड़ा
कि वो लोग 1 बाय 1 पीस कटिंग एंड पॉलिशिंग कर रहे थे, और मैंने उनको बोला कि आप 4 पीस इकट्ठे कटिंग करो आप। तो एकदम शॉक हो गए वो, कह रहे हैं कि हमें आइडिया क्यों नहीं आया। तो अगले दिन उन्होंने मेरे सामने 4 पीस कटिंग किए और उसको मेरे सामने 4 पार्ट में डिवाइड किया, और उसकी कॉस्ट 6.5 पर कैरेट आ गई। दैट्स द तो जो क्रिएटिव माइंड पीपल होते हैं ना, वो प्रोसेस देखते हैं। तो जब आपके मन में भी आए ना हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो समझो आप भी क्रिएटिव हो और आप भी सक्सेस के रास्ते पे चल पड़े हो। तो आज के स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ, क्रिएटिव बनो, एनालिटिकल बनो। उसके बाद क्या था, वो जैसे ही मैंने माल इंपोर्ट किया इंडिया में, ज्वेलर्स ने हाथों हाथ उसको रखा और अपनी एक कैटलॉग बुक में पब्लिश करवा दिया। और जैसे बुक पब्लिश हुई, ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट होते ही वो प्रोडक्ट वायरल हो गया। ऑल इंडिया से मेरे पास कॉल आने लगे, बॉम्बे, पंजाब, बेंगलोर, हर जगह से मुझे कॉल आने लगे कि हमें इस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशनशिप फ्रेंचाइज दे दो। ये मेरे लिए इतना बड़ा अचीवमेंट था, मैंने इतना बड़ा सपना भी नहीं देखा था कभी। मेरे सपने से भी बड़ा सपना हो गया वो। जस्ट अ मिनट। कहना चाहूँगा, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो क्रिएटिव माइंड के होते हैं। और सक्सेसफुल पीपल वो देखते हैं जो आम आदमी नहीं देखता। वो देखते हैं गैप, पैटर्न और प्रॉब्लम के अंदर छुपी हुई अपॉर्चुनिटी। तो जिस दिन आप भी इसी पैटर्न से देखना शुरू कर दोगे ना, तो आप भी क्रिएटिव माइंड बन जाओगे। तब आप सक्सेसफुल होने के रास्ते पे चल पड़े हो। तब आप क्रिएट करते हो, अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो। थैंक यू।